स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हम सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज यानी इसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको बताया गया कि इसकी अपीयरेंस कैसी है। ये आपके पास, अगर आप इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में लें तो ये कलरलेस ऑयली सा लिक्विड होता है। जैसे अगर आपके हाथ पे ऑयल लगा हो तो आपको उसकी स्लिपरीनेस सी फील होती है, तो बिल्कुल वैसे ही ये ऑयली लिक्विड है और विदाउट एनी ऑर्डर। उसके बाद आ जाता है सेकंड, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.834 होती है एट 18 डिग्री सेल्सियस। फ्रीज ये करता है 10.5 डिग्री सेल्सियस पे और बॉइलिंग पॉइंट इसका है 338 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यूज आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। फिफ्थ आपके पास आ जाता है कि अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व करें तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होती है और हमारे पास उस पूरे मिक्सचर का, यानी अगर हमने जो पानी और एसिड का जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर कितना हाई हो जाता है, अप टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसका तरीका ये है कि अगर हमें पानी और एसिड को डालना भी है तो हम क्या करें कि सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर इस तरह से डालें इन द फॉर्म ऑफ अ थिन स्ट्रीम, यानी एकदम से बल्क में ना डाला जाए, थोड़ा थोड़ा करके डाला जाए। सिक्स्थ आपके पास आ जाता है प्योर एसिड। आपके पास नॉन कंडक्टर होता है, लेकिन अगर आप इसको पानी में डाल दें तो ये एक अच्छा कंडक्टर है। आप हमेशा पढ़ते आए हैं कि H2SO4 जो है, अगर इसको हम करें, या HCl, इस तरह के जो आप एसिड्स पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वो आपके पास अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। ये आपके पास बना देगा H पॉजिटिव और साथ में आपके पास बन जाएगा सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव 2। अब ये जो चीज है ये सिर्फ तभी होगी, कंडक्टेंस यानी आयंस तभी बनेंगे जब आपने एसिड को पानी में लिया हुआ है, वाटर की प्रेजेंस है यहाँ पर। अदरवाइज आपके पास जो है ये नॉन कंडक्टर है, अदरवाइज ये आयंस नहीं बनाएगा। सेवंथ आपके पास आ जाता है, इट इज एक्सट्रीमली कोरोसिव टू स्किन एंड कॉजेज वेरी सीरियस बर्न्स टू ऑल द टिश्यूज। कोरोसिव है यानी डैमेज कॉज करता है, अगर ये स्किन से टच करता है, कपड़ों से टच करता है तो ये उसको अच्छा खासा डैमेज कर देता है। स्किन के साथ होगा तो बर्निंग कॉज करेगा, और अगर जो है फैब्रिक पे गिरेगा या किसी भी टेक्सटाइल कोई फाइबर्स है उन पे गिरेगा तो ये वहां से कपड़ा या जो भी आपका फैब्रिक है वो बिल्कुल वहां से खराब हो जाएगा या उड़ जाएगा। पेपर है तो ये उसको भी खराब करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिएक्शंस। रिएक्शन में आपके पास, यानी अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला आपको दिया गया है कि इसकी डिकम्पोजिशन के हवाले से बात की गई है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये स्टेबल है, लेकिन अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में और साथ में वाटर में। सेकंड आपके पास आ जाता है कि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो पानी में आयोनाइज होकर आपको हाइड्रोजन आयंस देता है और साथ में आपको हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फेट आयंस। अच्छा, अब ये रिएक्शन आपके पास बेसिकली वही रिएक्शन जो मैंने अभी ऊपर लिखा था। मैंने ऊपर क्या रिएक्शन लिखा था? मैंने ऊपर ये रिएक्शन लिखा था, मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ। हमने लिखा था कि हमारे पास H2SO4 है और मैंने आपसे कहा कि वो पानी की प्रेजेंस में आयोनाइज होकर 2H पॉजिटिव देता है। साथ में आपके पास सल्फेट आयन बनता है। ठीक है, अब ये आप इसको कंसीडर कर लें कि ये 4 जो है वो नीचे है सबस्क्रिप्ट में और 2 माइनस जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर करके लिखा हुआ है। अब बेसिकली ये मैंने आपके सामने रिएक्शन लिख तो दिया, लेकिन एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है ये आपके पास ये 2 स्टेप्स में होता है। ये जो मैंने आपके पास रिएक्शन सिंगल स्टेप लिखा है, एक्चुअल में किस तरह होता है कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शन पानी की मौजूदगी में होता है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ रिएक्ट करता है। आपके पास पानी क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड में से एक प्रोटॉन ले लेता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। आपके पास H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा है, HSO4 नेगेटिव, जिसको आप क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन, सॉरी ये वाला हाइड्रोजन सल्फेट। आपके पास हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। अगले स्टेप में क्या होता है कि अगले स्टेप में आपके पास ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये मजीद पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करती है
अगेन यहाँ से एक प्रोटॉन जो है, आपको पता है कि एसिड ने प्रोटॉन रिमूव करना है, तो वो जो प्रोटॉन रिमूव करता है उसको वाटर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। आपके पास क्या बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, जैसे आपको यहाँ बताया गया है, और साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। अब ये वाला हाइड्रोनियम आयन भी अपनी हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, और सॉरी हाइड्रोजन आयन दे देगा, और जो ये वाली हाइड्रोनियम है ये भी क्या कर देगा, हाइड्रोजन दे देगा। दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगी, H2। तो हम कहते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, और आपके पास क्या बन रहा है, सल्फेट बन रहा है। हाइड्रोजन सल्फेट जितना यहाँ बना था उतना ही यहाँ पर आगे कन्वर्ट हो गया सल्फेट में। तो ओवरऑल आपके पास क्या है, हाइड्रोजन गैस का बनना और साथ में सल्फेट का बनना। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शंस एज एन एसिड। एसिड के तौर पर किस तरह से बिहेव करता है, इसमें आपको पहला रिएक्शन दिया गया है अल्कलीज के साथ। अल्कलीज के साथ भी ये 2 स्टेप में कर रहा है। रीजन क्या है 2 स्टेप की, क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड यानी जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स मौजूद, आप देख सकते हैं H2SO4 के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन क्या करेगा, 2 स्टेप्स में करेगा। ओवरऑल आप रिएक्शन क्या पढ़ते हैं, ओवरऑल आप ये पढ़ते हैं कि जब भी H2SO4 इसके साथ कंबाइन होगा तो हम डायरेक्टली ये रिएक्शन पढ़ते हैं कि Na2SO4 एंड वाटर बनेगा। लेकिन ये बेसिकली 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में H2SO4 का पहला प्रोटॉन निकलेगा, दूसरे स्टेप में इसके अंदर से अगला प्रोटॉन निकलेगा। अब रिएक्शन देखते हैं। पहला स्टेप आपके पास क्या है, पहले स्टेप में आपके पास H2SO4 जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली के साथ, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक प्रोटॉन इसमें से रिमूव होगा, यानी आपके पास क्या बन रहा है, NaHSO4 बन रहा है। जो आपके पास यहाँ से एक प्रोटॉन था वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। रिमेनिंग क्या बच गया, Na, एक H बचा, SO4। इसको आप नाम देते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का। अगले स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट अगेन रिएक्ट करता है सेकेंड मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और अब आपके पास क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है आपको दरमियान में दिखाई दे रही, ये क्या करेगी, OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगी, और यहाँ से क्या बच जाएगा, Na2SO4। तो आपके पास ओवरऑल आप क्या कहते हैं कि ये तो जितना प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ पर आपका आगे यूटिलाइज हो गया। तो ओवरऑल आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास Na2SO4 बन रहा है, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन रहे हैं, वाटर के। अगला हमारे पास आ जाता है रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट यानी वो कंपाउंड जिनके फॉर्मूले में आपको CO3 दिखाई देता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड Na2CO3 के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्या क्या बनता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा अगर आपके किसी कंपाउंड में कार्बोनेट एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करने पे या डीकम्पोज होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। अगला आपको रिएक्शन दिया गया है NaHCO3 के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए कि जब भी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का ही दूसरा नाम बाइकार्बोनेट होता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या बनना है, जो भी आपने यूज किया कार्बोनेट उसका क्या बनना है, एक तो आपके पास उसका सॉल्ट बनना है जैसे सोडियम सल्फेट बन गया, दूसरी आपके पास क्या चीज बननी है, दूसरी आपके पास वाटर बनना है, और थर्ड आपने क्या याद रखना है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बननी है। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन आपके पास है रिएक्शन विद सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में आपको कौन से सॉल्ट दिए गए हैं, एक उन्होंने आपको NaCl के साथ रिएक्शन दिया है सोडियम क्लोराइड के साथ, और अगला उन्होंने आपको दिया है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के साथ। NaCl के साथ जब रिएक्शन होता है तो आपके पास जो है Na2SO4 बनता है और साथ में HCl बनता है। यानी आपके पास क्या हो रहा है, स्टेप क्या है कि Na किसको रिप्लेस कर रहे हैं, इसको Na2SO4, और आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकल रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो आपके पास HCl बना रही हैं।
अब आपके पास यहाँ पर भी आपने क्या याद रखना है, यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जब भी सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपके पास एक नया सॉल्ट बनेगा, जैसे सोडियम सल्फेट बने, एसिड बेस्ड एक नया सॉल्ट बनेगा, प्लस आपके पास क्या बनेगा, आपके पास एसिड बनेगा। लेकिन एसिड वो बनेगा, डिपेंड करेगा कि आपके सॉल्ट के अंदर, यानी एसिड इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपका एनाइन कौन सा था। यहाँ से हाइड्रोजन आई, यहाँ से चूंकि Cl क्लोराइड आ रहा था, इसलिए आपके पास क्या बना, HCl बना। ठीक है, और सॉल्ट भी कौन सा बनेगा, यहाँ से तो सल्फेट नहीं आना है, सल्फेट्स ही बनेंगे, बल्कि आप यहाँ सॉल्ट की बजाय सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट भी लिख सकते हैं। लेकिन कौन सा सल्फेट बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपने सॉल्ट कौन सा लिया। अगर मैंने यहाँ पोटेशियम क्लोराइड लिया होता तो मेरे पास यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट बनता। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, KNO3। KNO3 जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा है, KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। और आपके पास क्या हो रहा है, अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन ने नाइट्रेट के साथ कंबाइन होकर HNO3 बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा बाकी, एक हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गई, दूसरी हाइड्रोजन क्या है, वो इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना रही है, KHSO4 बना रही है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में आपके पास यही KHSO4 अगले के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, आपके पास अगले KNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, K2SO4 बना देगा। यानी ओवरऑल दोनों में ही सेम काम हो रहा है, सिर्फ उन्होंने ये आपको सिंगल स्टेप में शो कर दी और इसका एक स्टेप शो किया, लेकिन एक्चुअल में दोनों में ही अल्टीमेट क्या होना है, अल्टीमेटली इस तरह की इक्वेशन जो है वो बनेगी जिसमें आपके पास सल्फेट बन रहा है और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन रहा है। फोर्थ हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। आपके पास एसिड अगर आप कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास तमाम मेटल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोजन गैस और साथ में सल्फेट सॉल्ट्स। ठीक है, अब इसमें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या आनी है, कि जब भी मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या आनी है, आपके पास एक तो हाइड्रोजन गैस आनी है, प्लस आपके पास क्या आना है, सल्फेट्स आने हैं। सल्फेट बेस जो भी आपकी मेटल है उसके अकॉर्डिंग आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। अब आप इसमें रिएक्शन देख सकते हैं, पहला आपको दिया गया है आयरन मेटल के साथ कि इसका रिएक्ट करेगी, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, साथ में FeSO4। जिंक रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम मेटल आपको दी गई है, मैग्नीशियम मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगी तो आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। टिन के साथ रिएक्ट करेगी तो टिन सल्फेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस ही नहीं। यहाँ पर तमाम मेटल्स का बिहेवियर सेम है इफ यू आर यूजिंग डाइल्यूट एसिड इन कोल्ड कंडीशंस। अगर आप यूज करते हैं कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास जो मेटल्स हैं, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, लेड, ऑरम, ये सब रिएक्ट नहीं करती। उसकी रीजन, कुछ अपने ऊपर कोटिंग्स बना लेती हैं, कुछ रेजिस्टिव होती हैं, तो ये रिएक्शन नहीं होता। सी आपके पास क्या है, इन विद सर्टेन मेटल्स हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स मेटल सल्फेट्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कि आपके पास कुछ ऐसी मेटल्स हैं कि अगर आप हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड यूज करें, अब आपके पास यहाँ क्या क्या बनना है इसको भी आप याद रख लें, अंडरलाइन कर लें कि आपके पास क्या बनेगा, मेटल सल्फेट, यानी जो भी आप मेटल यूज करें उसका सल्फेट बनेगा, साथ में वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बननी है। अब आप इसी के अकॉर्डिंग देखें, कॉपर जब रिएक्ट कर रहे हैं तो मेटल सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट, वाटर, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। सिल्वर रिएक्ट कर रहा है तो सिल्वर का सल्फेट बन रहा है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। मरकरी रिएक्ट कर रहा है तो मरकरी का सल्फेट बन रहा है, साथ में वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनको याद करना आसान है, सिर्फ आपने अपने माइंड में ये रखना है सबसे पहले कि कौन सी मेटल्स कौन सी प्रोडक्ट देती हैं कौन सी कंडीशंस में, तो ये आपको याद रहेगा। फोर्थ हमारे पास आता है इसका बिहेवियर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर आप याद करें तो हमने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई रिएक्शंस में अपने जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसको यूज किया था एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मींस रिमूवल ऑफ वाटर, यानी ऐसा एजेंट, ऐसा सब्सटेंस जो पानी को रिमूव कर सकता है किसी भी चीज के अंदर से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस
which are showing the behavior of sulfuric acid as a dehydrating agent, कि वो कौन से रिएक्शन है जहां सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो बिहेव करता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है पानी के साथ इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी है, ये किसी भी चीज़ में से पानी को फौरी तौर पर अपने खींच सकता है और उसमें से पानी को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, रिमूव कर देता है। पहला रिएक्शन देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड अगर आप इसको कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से पास करें तो आपके पास क्या होता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और आपके पास यहाँ से क्या होता है, एक का प्रोटॉन और दूसरे में से हाइड्रोक्सिल, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाता है। अगला आ जाता है आपके पास फॉर्मिक एसिड HCOH, इनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये आपके पास क्या बनाएगा, यहां से आपके पास वाटर एलिमिनेट हो जाएगा H2O और साथ में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला हमारे पास इसका रिएक्शन है विद इथाइल अल्कोहल और ये हमने रिएक्शन पढ़ा भी हुआ है जब हमने पीछे सिंथेसिस पढ़ी थी कि हम अल्कोहल्स की हेल्प से अपने अल्कोहल्स का रिएक्शन पढ़ा था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हमने इसको इथाइंस की प्रिपरेशन, इथीन की प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ा था कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब आप उसको अल्कोहल से पास करते हैं तो वो क्या बना देता है, C2H4 यानी इथीन बनेगी और साथ में आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब ये रिएक्शन किस तरह से हो रहा है कि आपके पास यहाँ से OH और एक यहाँ 5 में से एक हाइड्रोजन जो है वो क्या होगी, मिलके वाटर बना लेंगे, रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, C2H4 यानी इथीन। तो ये आपके पास क्या होगा कि आप इथाइल अल्कोहल को अगर उसको डिहाइड्रेट कर दें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो आपको इथीन जो है वो ऑब्टेन होती है। फोर्थ इसका रिएक्शन हमारे पास आ जाता है कि अगर हम इसको वुड के साथ, पेपर के साथ, शुगर या स्टार्च के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये क्या देती है, कार्बन और साथ में वाटर देती है। पहला रिएक्शन आपको दिया गया है ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो आपके पास कार्बन बन रही है, साथ में वाटर बन रहा है। अगला भी आपको रिएक्शन शुगर के साथ ही दिया गया है लेकिन ये आपको सुक्रोज दी गई है, सुक्रोज के साथ अगर आप इसको रिएक्ट कराएं तो अगेन ये उसमें से क्या कर रहा है, वाटर को रिमूव कर रहा है, साथ में आपके पास कार्बन ऑब्टेन हो रही है। और ये आपको दिया गया है स्टार्च के साथ। स्टार्च हमारे पास एक पॉलीमर होता है C6H10O5 होल N, N लिखने का मतलब ये है कि इनकी तादाद कुछ भी हो सकती है और यही वजह कि यहाँ बैलेंसिंग में भी क्या दिया गया, आपको N दिया गया कि जो भी यहाँ नंबर होगा उसको आप क्या कर देंगे, इस N को यहाँ उसको सब्स्टिट्यूट करके उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ओवरऑल आपको दो जो थी शुगर्स के रिएक्शन और एक उन्होंने आपको स्टार्च के साथ रिएक्शन जो है वो शो किया है कि हमारे पास ये किस तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब हम इसके रिमेनिंग जो हैं रिएक्शंस वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतनी ही रिएक्शंस हैं। इसके रिएक्शन कंपैरेटिवली आसान है याद करना। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स के रिएक्शन थे वो किसी हद तक मुश्किल है, या जो आपने नाइट्रिक एसिड के पढ़े थे, लेकिन इनको मेमोराइज करना जो है वो काफ़ी हद तक आसान है। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे और याद करने में भी आसानी रहेगी। थैंक यू।